वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय गौ माता। राजीव दीक्षित गुरुकुल की व्यवहारिक ज्ञान श्रृंखला में आज गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों के साथ टीम पहुंची है जीतू भाई के गौ माता के फार्म हाउस पर, जहां पर विद्यार्थी सीखेंगे किस प्रकार से गौ माता का गौ संवर्धन करना है, भारत में कौन कौन सी गौ माता की नस्लें हैं और हमें अपने क्षेत्र के अनुसार किन नस्लों पे कैसे कार्य करना है। साथ में जो भाई राजीव दीक्षित ने एक स्वदेशी मॉडल बताया था, जिसके माध्यम से संपूर्ण प्रकृति का संतुलन, संपूर्ण समाज का सुख जिसके अंदर छुपा हो। तो आज टीम पहुंची है भाई जी के फार्म पे और गौ माता की जय, माता की जय, जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई राजीव दीक्षित, नमस्ते की बाबा रामदास महाराज की जय। जीतू भाई से विद्यार्थी आशीर्वाद लेते हुए, जिस प्रकार से जीतू भाई ने पूरे भारत में गौ माता की जागरूकता की है, भारतीय गोवंश को बचाया है, इनको हम प्रणाम करते हैं, वंदे मातरम करते हैं। और आज दिन भर बच्चे जो है जीतू भाई के फार्म पे रहेंगे और गौ संवर्धन का ज्ञान लेंगे। मेरा एक व्यक्तिगत तौर पर प्रयास रहता है कि ज़्यादा मीडिया में अपने आप को हाईलाइट न करते हुए छुपे रूप में जितना व्यक्तिगत तौर पर मैं इनका संवर्धन और इनकी जो गुणवत्ता है और देसी गोवंश को हमारे समाज में एक बार पुनर्स्थापित करने के लिए जो प्रयास हैं वो उस पर्दे के पीछे रह करके किए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये है कोल्हू की व्यवस्था, हमारी संस्कृति का प्रतीक कोल्हू। कोल्हू का बैल आपने मुहावरों में काफ़ी सुना होगा। तो कोल्हू जो शब्द है, ये जो एक संस्कृत में शब्द है मर्दनम बलवर्धनम, जितना किसी भी चीज़ का आप मर्दन करके खाते हैं तो उसकी शक्ति में वृद्धि होती है। आपने पहलवानों को देखा होगा, कुंडी सोटे में रगड़ते रहते हैं बादाम काजू किशमिश जो भी वो खाते हैं, क्यों वो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, आज भी पीस सकते हैं, लेकिन मर्दन करके अगर हम किसी चीज़ को खाते हैं तो उसकी जो शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। दूसरा, कोल्हू का बैल आज भी अगर हम इसका हमारे समाज में इसकी सार्थकता देखें तो आज भी ये कहीं कहीं ज़्यादा सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि आज जो तमाम जो बड़े बड़े गगनचुंबी जो अस्पताल हैं उनकी जो कतारें हैं, उनकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती इसलिए जा रही हैं क्योंकि आज हमने मील का तेल खाना शुरू कर दिया। अगर हम इस मूलभूत बिंदु को समझ पाए कि कोल्हू के बैल भले ही ज़्यादा समय लगा करके वो कम तेल देता है, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है वो कई गुना है, और ये इन दोनों तेल को आप तुलना नहीं कर सकते। जिस प्रकार से देसी गाय का दूध वो भी दूध ही है, और एचएफ और जर्सी और भैंसों का जो दूध है वो भी दूध है, लेकिन इनकी तुलना नहीं की जा सकती। तो मील से निकला हुआ तेल भले ही वो 5 लीटर निकलता हो, इसका जो 1 लीटर है वो उसकी आप बराबरी नहीं कर पाएंगे। दूसरा और मैं बताना चाहूँगा, कृषि का पर्याय रहा है बैलों के बिना हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, क्योंकि मशीनीकरण का वो युग नहीं था, बिजली उद्योगीकरण उस समय नहीं हुआ था, तो हर चीज़ के लिए हम इनके पराक्रम के ऊपर निर्भर थे। बैलों के पराक्रम से ही हमारे बड़े बुजुर्गों का पेट भरा है, और आज हम जो उनकी संतति हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो आज बैलों की ही कहीं ना कहीं बेकदरी या गोवंश की जो बेकदरी है वो, क्योंकि इनकी जो उपयोगिता हमने अपने खेतों के साथ, धरती के साथ, कोल्हू के साथ जो थी उससे हमने इनको अलग कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं न चाहकर भी ये आज कत्ल खालों में या फिर अनैतिक गौशालाओं में ही जा कर के इनका अंत हो रहा है। तो आज जो आपके सामने है बलराम को आप देख सकते हैं, हम इसको पूरा सम्मान, भरा पूरा सम्मान मैं इसको भाई की तरह देता हूँ, बड़े भाई की तरह। और जिस तरह से बड़े भाई को पगड़ी पहनाई जाती है उस तरह से आप देख सकते हैं, पगड़ी पहना करके और गुड़ दे करके और फिर कोल्हू में इतनी ही समय के लिए जोड़ा जाता है जिसमें न तो इसको थकान हो, ये अपनी मस्ती से जुगाली करता हुआ चलेगा। पशु या गोधन जब जुगाली करता है जब वो तनाव रहित रहता है। तनाव में आप कभी भी किसी से आप जुगाली करवा के दिखा देना, तो ये एक सम्मान है। और जिस प्रकार से बच्चों ने भी खुद एक बार चला करके इसको देखा, अनुभव किया कि ज़्यादा ताकत नहीं लगती है, तो बहुत ज़्यादा ताकत में इसको प्रताड़ित नहीं करेंगे, लेकिन उपयोगिता के हिसाब से। और एक शब्द है परिक्रमा,
आप कभी भी किसी भी चीज़ को जब श्रेष्ठ समझते हैं तो उसकी परिक्रमा करते हैं। आप मंदिर में जाएंगे तो अपने इष्ट देव की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर कोल्हू की जब परिक्रमा बैल करता है तो इसकी जो गुणवत्ता है वो कई कई गुना बढ़ जाती है, जो एक पूरा विज्ञान है कि किस तरह से सींगों के माध्यम से ब्रह्मांड की ऊर्जा को पकड़ के और फिर अपने खुर के माध्यम से उस जगह को सिंचित करता है उस ऊर्जा से। तो वो इस बैल में आप साक्षात देखेंगे। तो आओ बच्चों, आ जाओ। पर आज के बच्चों को शायद नहीं पता होगा क्योंकि गुरुकुल शिक्षा पद्धति में वो नहीं पढ़ते हैं। उसको उखल कहते हैं या कोलू कह सकते हैं। उसके ऊपर वाला जो लकड़ी का जो हिस्सा है उसको लाठ बोलते हैं। लाठी से एक और शब्द, क्योंकि मोटा होने की वजह से लाठ, ये जो है इसको, ये जो इसके अंदर खंबा जो गड़ा हुआ है इसको बोलते हैं माणिक खंबा, इसको बोलते हैं माकड़ी और इसको बोलते हैं पाट। ये 5 हिस्से हैं। फिर मैं बताना चाहूँगा, कोल्हू, फिर लाठ, फिर माणिक खंबा, फिर माकड़ी और ये पाट। तो इन सामान डालो भाई। तो ये देखें, समझदार इतना है उसको ज़्यादा हाँकने की आवश्यकता नहीं होगी, एक बार उसको हँका देंगे। हालांकि कहीं मूंगफली है, कहीं कुछ और है। तो ये हमारी प्रकृति और हमारी जलवायु के अनुसार भारतवर्ष को नवाजा है इतनी तरह की तिलहन की फसलों के साथ। तो यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं ये है अलसी। तो तासीर, आज हम तासीर शब्द को भूल गए हैं। सरसों की तासीर ठंडी है, मूंगफली की तासीर गर्म है, और जितने भी जो फसल जिस सीज़न में उगेगी उसकी तासीर तकरीबन 90% वही होगी। सरसों किस सीज़न में उगती है? सर्दियों में, तासीर ठंडी। मूंगफली किस सीज़न में आती है? गर्मियों में, उसकी तासीर गर्म। सीधा सा है। तो आज हम तासीर के अनुसार नहीं खाते हैं। सर्दियों में भी बजाय कि तिल का या मूंगफली का तेल प्रयोग करें उसके बजाय सरसों का यूज़ करते रहते हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत है। मौसम के हिसाब से और तासीर के हिसाब से, दिनचर्या के हिसाब से, ऋतु आहार के हिसाब से हमें भोजन को अगर ग्रहण करें तो हम ज़्यादा स्वस्थ जीवन और ज़्यादा स्वस्थ समाज की एक स्थापना कर पाएंगे। तो ले आए गुड़, ले आए, लो चलो भाई, चलो बलवान, चलो चलो भाई, चलो चलो भाई, चलो 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 चलो, थोड़ा सा आगे से हट जाना बेटा जी। चलो 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 चलो।